हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं वो है थियोरीज ऑफ सॉवरेनिटी या संप्रभुता के सिद्धांत। इसमें हम दो थियोरीज को समझेंगे। पहली है मोनेस्टिक थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी और दूसरी है प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी। बाकी सॉवरेनिटी का मीनिंग क्या होता है ये मैं इस टॉपिक के पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। So let's start by understanding the monistic theory of sovereignty, जिसे हिंदी में कहते हैं संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत। और इसके मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं जॉन ऑस्टिन, जीन बोदा और थॉमस हॉब्स। जॉन ऑस्टिन एक इंग्लिश जूरिस्ट थे और इनका इंपॉर्टेंट वर्क है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर हैं टुवर्ड्स दिस थियोरी। इन्हीं की तो फेमस लाइन है लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। वहीं बोदा का इंपॉर्टेंट वर्क है 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ और रिपब्लिक। हॉब्स तो मोनेस्टिक थियोरी के सपोर्टर थे ही। इसके बारे में मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी पर जो वीडियो बनाई है उसमें बताया है। सो मोनेस्टिक थियोरी का बेसिक आइडिया क्या है? इस थियोरी का मानना है कि सोवरेनिटी जो है वो स्टेट को बिलोंग करती है और ये सॉवरेन पावर इनडिविजिबल है। इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ स्टेट के पास होती है और ये एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड होती है। और स्टेट के बिहाफ पर सॉवरेनिटी को कौन एक्सरसाइज करता है? वो होता है सॉवरेन, जो कि एक रूलर या शासक भी हो सकता है जैसे कि किंग, या वो एक नंबर ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं जैसे कि मॉडर्न टाइम्स में पार्लियामेंट। तो स्टेट हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। उसके पास कंप्लीट और एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है अपने लोगों पर या अपनी पॉपुलेशन पर, जो कि उसकी टेरिटरी के विद इन सिचुएटेड होती है। स्टेट के पास ही अथॉरिटी होती है लॉज बनाने की और उनको इन्फोर्स करने की, और लोगों को या सिटीजन्स को उन लॉज को फॉलो करना होता है। अगर वो उनको फॉलो नहीं करेंगे तो स्टेट उनको पनिश कर सकती है। ये सैंक्शन होता है स्टेट के पास। इसीलिए इनका जो कंट्रोल होता है वो एब्सोल्यूट होता है। इसको किसी भी प्रकार से लिमिट नहीं किया जा सकता है। स्टेट की जो विल होती है या इच्छा होती है वो लोगों को फॉलो करनी होती है। एंड स्टेट इज द सोर्स ऑफ ऑल लॉज। तभी तो ऑस्टिन ने कहा था दैट लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। लॉ जो है वो सॉवरेन की कमांड है और स्टेट के बिहाफ पर जो पावर को एक्सरसाइज करता है वो कहलाता है लीगल सॉवरेन। सो सभी लोगों को लॉज को ओबे करना होता है। और इस थियोरी को और अच्छे से समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू। वैसे तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सॉवरेन को सुप्रीम अथॉरिटी मानती है और सभी तरह की पावर्स और लॉज का सोर्स मानती है। सॉवरेन वो होता है जो स्टेट के बिहाफ पर अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है। इसलिए स्टेट को और सॉवरेन को इंटरचेंजेबली भी यूज कर लिया जाता है। जो लॉज होते हैं वो स्टेट द्वारा बनाए जाते हैं और स्टेट की ही विल को रिफ्लेक्ट करते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज कि जो सॉवरेन की विल या इच्छा है वो एब्सोल्यूट है, होलसम है, कंप्लीट है, संपूर्ण है। उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ना ही उस पर कोई लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं, जो कि मैंने अभी मेंशन किया था। वो जिस तरीके का लॉ बनाना चाहें बना सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है और जो लॉ वो बना देंगे वो लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए जीन बोदान ने कहा है दैट सॉवरेनिटी इज द एब्सोल्यूट पावर। साथ ही साथ लॉज और कमांड्स। लॉज जो है वो सॉवरेन की कमांड है। लाइक आई सेड दे रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द सॉवरेन। और ये ऐसी कमांड्स हैं जो सिटीजन्स को फॉलो करनी होती हैं। ये नेचर में ऑब्लिगेटरी हैं। सिटीजन्स मना नहीं कर सकते इन्हें फॉलो करने से, या अगर वो ऐसा कर देते हैं या इनको वायलेट कर देते हैं तो उनको पनिश किया जा सकता है। और इसीलिए द स्टेट और सॉवरेन कैन इम्पोज सैंक्शंस।
सैंक्शंस ऐसी पेनल्टीज हैं जो कि तब लगाई जाती हैं जब एक पर्सन लॉ को वायलेट करता है, तो स्टेट के पास सैंक्शन होता है। ये सैंक्शंस इंश्योर करते हैं कि लोग लॉज को फॉलो करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज द हैबिचुअल ओबीडियंस। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि लोग जो हैं वो सॉवरन को ओबे करें, उसकी बात माने, तभी एक सोसाइटी में अथॉरिटी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द सोवरेनिटी इज यूनिवर्सल। एक स्टेट के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, एसोसिएशंस हैं या एरियाज हैं जो एक स्टेट की जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं, उन सभी पर सॉवरन के लॉज अप्लाई होते हैं। और मोनेस्टिक थियोरी की सॉवरेनिटी इंडिविजिबल होती है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास होती है, जो कि एक्सरसाइज की जाती है एक लीगल सॉवरन द्वारा, जो कि एक रूलर भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। बट ये सुप्रीम पावर ना डिवाइड नहीं हो सकती है और ना ही इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ये इनएलियनेबल है अनटिल अनलेस एक स्टेट अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ले। सोवरेनिटी किसी और को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। तो ये है मोनेस्टिक थियोरी ऑफ सोवरेनिटी। क्या समझा इससे? ध्यान से सुन लो, दिमाग में बिठा लो। ये कहती है कि सोवरेनिटी सिर्फ और सिर्फ एक अथॉरिटी के पास होती है, एक सिंगल सोर्स के पास, जो कि होता है सॉवरन, और जो स्टेट के बिहाफ पर पावर्स को एक्सरसाइज करता है। तो सोवरेनिटी जो है वो एब्सोल्यूट है, अपने आप में कंप्लीट है, किसी और को ट्रांसफर नहीं की जा सकती, ना ही इस पर किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशन है। तो ये अनलिमिटेड है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। इट इज इनडिविजिबल। इसका टाइम पीरियड क्या था? ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी। लेकिन मोनेस्टिक थियोरी को क्रिटिसाइज किया गया है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है दैट इट इज इनकंसिस्टेंट विद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है वो इंडिविजुअल्स को प्रेफरेंस देती है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन ये जो थियोरी है वो सॉवरन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है कि लॉज जो हैं दे आर कमांड्स ऑफ द सॉवरन, लॉज रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द सॉवरन। तो जनता की विल की तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं। जनता की इच्छा या विल की बात कौन करता है? पॉपुलर सोवरेनिटी, नॉट दिस मोनेस्टिक टाइप ऑफ सोवरेनिटी। वहीं सेकेंड क्रिटिसिज्म इज दैट द स्टेट इज नॉट सुप्रीम। ऐसा मानना है प्लूरलिस्ट का, जो कि हमारी नेक्स्ट थियोरी है। तब आप समझ जाओगे इस लाइन का मतलब क्या है, कि स्टेट सुप्रीम नहीं है बल्कि सिर्फ एक एसोसिएशन है अमंग द वेरियस एसोसिएशंस। ऑल्सो लॉ इज नॉट द कमांड ऑफ सॉवरन। हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के जो सपोर्टर्स हैं, जो कि एक स्कूल ऑफ लॉ है, वो ये मानते हैं कि लॉ सॉवरन की कमांड नहीं है, बल्कि लॉ तो समय के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई है, वैसे ही कस्टम्स के थ्रू लॉ इवॉल्व हुआ है। ये कस्टम्स को मेन सोर्स मानता है लॉज का। ये पॉलिटिकल सोवरेनिटी को भी इग्नोर करता है। ये क्या होती है, ये मैंने टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी में बताया है। ये होती है ऐसी सोवरेनिटी दैट लाइज विद द पीपल। ऑल्सो प्लूरलिस्ट कॉन्सेप्ट का क्या मानना है कि सोवरेनिटी इज नॉट इंडिविजिबल। ये मानते हैं कि सोसाइटी में सोवरेनिटी तो डिवाइडेड ही होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कोई एक पर्टिकुलर सेंटर नहीं होता है सोवरेनिटी का। इस प्रकार क्रिटिसाइज किया गया है मोनेस्टिक सोवरेनिटी को। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोनेस्टिक सोवरेनिटी की सिग्निफिकेंस नहीं है। इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। ये हमारी हेल्प करती है सोवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को समझने में। इस थियोरी को ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी भी कहा जाता है। जब हम इस टॉपिक के पार्ट 1 में सोवरेनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था
कि जो फीचर्स ऑफ सॉवरेनिटी हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअली फीचर्स ऑफ मोनेस्टिक थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी ही हैं, दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि ये कॉन्सेप्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। जनरली लोग सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को मोनेस्टिक थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट से ही रिलेट करते हैं। Another significance is that the laws are enforced only by the state. ये बात ये थियोरी बिल्कुल सही करती है। लॉज हमेशा स्टेट द्वारा ही इन्फोर्स किए जाते हैं। स्टेट का जो सॉवरन होता है या लीगल सॉवरन होता है, उसी के पास लीगल पावर होती है लॉज बनाने की और उनको इन्फोर्स करने की। कोई और अथॉरिटी नहीं आती है लॉज बनाने के लिए। तो जैसे कि स्टेट का लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉज बनाता है और एग्जीक्यूटिव उनको इन्फोर्स करता है। एक और इसका एडवांटेज है, ये मानता है दैट लॉज आर कमांड्स, और लॉज जो है वो सिटीजन्स पर बाइंडिंग है। अगर वो उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो उनको पनिश किया जा सकता है। तो उससे क्या होता है कि लोग उसी डर से लॉज को फॉलो करते हैं और इससे लोगों में एक डिसिप्लिन आता है। वो किसी भी प्रकार का कोई गलत काम या क्राइम करने से बचते हैं बिकॉज दे नो दैट दे विल गेट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स। ऑल्सो द एसोसिएशंस आर नॉट इक्वल टू स्टेट, जो कि प्लूरलिस्ट मानते हैं ऐसा नहीं है। स्टेट कभी भी एसोसिएशंस के बराबर नहीं हो सकती है। स्टेट उनसे सुप्रीम है क्योंकि स्टेट के अंडर ही एसोसिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो जो क्रिटिसिज्म किया जाता है मोनेस्टिक थियोरी का वो वैलिड नहीं है। तो ये थी सिग्निफिकेंस मोनेस्टिक थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी की। नाउ कम्स द प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी, हिंदी में जिसे कहते हैं संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू द मोनेस्टिक थियोरी। नाम में भी प्लूरल है तो आप समझ ही सकते हैं कि ये थियोरी क्या कहना चाहती है। इस थियोरी का बेसिक आइडिया ये है कि सॉवरेनिटी इंडिविजिबल नहीं है बल्कि कई एसोसिएशंस द्वारा इसको पोजेस किया जाता है। सॉवरेनिटी कई एसोसिएशंस के बीच में शेयर की जाती है। तो ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी जो है उसको चैलेंज करती है, विच इज द मोनेस्टिक थियोरी और द लीगल थियोरी, जो कि सॉवरेनिटी को सुप्रीम, सिंगल, इंडिविजिबल मानती थी। बल्कि प्लूरलिस्ट तो ये मानते हैं कि स्टेट कई सारी एसोसिएशंस में से एक एसोसिएशन है। सोसाइटी में अलग अलग एसोसिएशंस एग्जिस्ट करती हैं और उनमें से एक एसोसिएशन स्टेट या राज्य है। तो राज्य कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। और इस थियोरी के जो मेन सपोर्टर्स हैं वो हैं लियोन डुगी, जो कि एक फ्रेंच जूरिस्ट थे, ह्यूगो क्राबे, हु वाज अ डच लीगल फिलोसोफर, और ये तो लॉ को स्टेट से भी सुप्रीम मानते थे। और फिर आते हैं हैरल्ड लस्की, हु वाज एन इंग्लिश थियोरिस्ट, और इनके जो लिस्ट ऑफ वर्क्स हैं वो आप यहां देख सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। कई बार इन वर्क्स के बारे में पूछ लिया जाता है, और जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। तो अब आ जाते हैं प्लूरलिस्टिक थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। सबसे पहले तो ये एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को क्रिटिसाइज करती है। इनका मानना था कि पावर और अथॉरिटी अगर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है तो उससे सोसाइटी में अथॉरिटेरियनिज्म आ सकता है और इंडिविजुअल की फ्रीडम को दबाया जा सकता है। इसलिए ये कभी भी एक जगह पर या किसी एक पर्टिकुलर रूलर के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि अलग अलग ग्रुप्स के पास डिस्पर्स्ड होनी चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। और ये थियोरी मॉडर्न सोसाइटी को एक वेब ऑफ एसोसिएशंस मानती है, यानी कि एसोसिएशंस का एक जाल या एक ग्रुप। तो काफी सारी एसोसिएशंस एग्जिस्ट करती हैं एक सोसाइटी में, जैसे कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वॉलंटरी एसोसिएशंस, और स्टेट भी एक एसोसिएशन ही है। जो अलग अलग एसोसिएशंस एग्जिस्ट करती हैं एक सोसाइटी में, स्टेट भी उन्हीं में से एक एसोसिएशन है। ये एक नया ही पर्सपेक्टिव है। तो प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन सोवरेनिटी ये है कि सोवरेनिटी इज पोजेस्ड बाय मेनी एसोसिएशंस।
सिर्फ एक स्टेट नहीं है जिसके पास सारी सोवरेनिटी है, बल्कि जो एसोसिएशंस मैंने आपको अभी बताई हैं, सोवरेनिटी इन सभी ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और इन एसोसिएशंस का काम क्या होता है? ये एग्जिस्टेंस में ही इसलिए आती हैं ताकि इंसान अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकें। यहां तक कि ये थियोरी तो ये भी मानती है कि ये एसोसिएशंस उतनी ही पावरफुल है जितनी की स्टेट पावरफुल है। तो अपने अपने स्फेयर में, अपने अपने एरिया में ये सभी एसोसिएशंस पावरफुल हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉवरेनिटी से क्या होता है? एब्यूज ऑफ अथॉरिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर सॉवरेनिटी किसी एक पर्टिकुलर सोर्स के पास होती तो उसका मिसयूज किया जा सकता था। उससे सोसाइटी में अथॉरिटेरियनिज्म आ सकता था, क्योंकि वो सोर्स अपनी पावर का मिसयूज कर सकती थी, जैसा चाहे उस हिसाब से फंक्शन करती, लोगों की बातें ना सुनती। लेकिन सॉवरेनिटी की डिस्ट्रीब्यूशन ने इस अब्यूज ऑफ अथॉरिटी को प्रिवेंट किया और ये इंश्योर किया कि सभी इंडिविजुअल के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, कोई उनको सप्रेस नहीं कर सकता है। एंड इट ऑल्सो बिलीव्स दैट द स्टेट्स कैन नॉट बी सुप्रीम। वाई? क्योंकि स्टेट तो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस जो एग्जिस्ट करती हैं उन्हीं में से एक एसोसिएशन है। और स्टेट का क्या काम होता है? अलग अलग एसोसिएशंस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना। अगर डिफरेंट एसोसिएशंस का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट को लेकर, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ये काम होता है स्टेट का। तो स्टेट बाकी एसोसिएशंस के साइड बाय साइड एग्जिस्ट करती है, उनसे ऊपर नहीं है। स्टेट्स का प्रयास होता है कि जो अलग अलग इंटरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बिठाना। ऑल्सो इट बिलीव्स दैट द स्टेट पावर्स आर नॉट अनलिमिटेड। यहां पर भी इन्होंने मोनिस्टिक थियोरी को रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि प्लूरलिस्ट थियोरी तो ये मानती है कि एक स्टेट की पावर पर लिमिटेशंस होती हैं। और वो लिमिटेशंस क्या होती हैं? इंटरनल स्फेयर में वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारे कस्टम्स और कन्वेंशंस, जो कस्टम्स हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। स्टेट कभी भी इन कस्टम्स और कन्वेंशंस के अगेंस्ट नहीं जा सकती हैं, क्योंकि ये कस्टम्स या प्रथाएं या रीति रिवाज सोसाइटी के इंटरेस्ट में होते हैं। और अगर स्टेट कोशिश करती है इन कस्टम्स के अगेंस्ट जाने की, तो लोग स्टेट के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं। सिमिलरली एक्सटर्नल स्फेयर में लिमिटेशंस हैं इंटरनेशनल लॉ, अग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज। तो जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं, अग्रीमेंट्स हैं या ट्रीटीज हैं, जब एक स्टेट फॉलो करती है तो उसको अपने आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर हमने कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रीटी साइन की है और हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड कंडक्ट कर रहे हैं, वो हम पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर देंगे। वो कह देंगे कि आपको अपनी कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी हटानी पड़ेगी। तो उन्होंने हम पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी ना। तो स्टेट पावर जो है वो अनलिमिटेड नहीं होती है, उस पर भी लिमिटेशंस होती हैं। ऑल्सो द सॉवरेनिटी इज नॉट इनडिविजिबल। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। किन किन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है? अमंग वेरियस एसोसिएशंस, चाहे रिलीजियस एसोसिएशंस हों या इकोनॉमिक एसोसिएशंस, ट्रेड यूनियंस या कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर प्लूरलिस्ट जो थे वो स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे, ये दोनों को सेम मानते थे। राज्य ही सरकार है और सरकार ही राज्य है। प्लूरलिस्ट थियरी के सपोर्टर्स ये मानते थे कि लॉज को इसलिए नहीं ओबे किया जाता लोगों द्वारा क्योंकि वो पनिशमेंट से डरते हैं, बल्कि लोग तो इन लॉज को इसलिए ओबे करते हैं क्योंकि वो उनके अपने इंटरेस्ट में होते हैं। वंस अगेन ये मोनिस्टिक थियरी से ऑपोजिट व्यू दे रहे हैं, जो कि मानते थे कि लोग अगर लॉज फॉलो नहीं करेंगे तो उनको स्टेट पनिश कर सकती है और इसीलिए लोग स्टेट को उसके लॉज को ओबे करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्टिक थियरी, लॉज को उनकी यूटिलिटी की वजह से ओबे किया जाता है। तो ये थी प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ सॉवरेनिटी। जहां मोनेस्टिक थियरी का जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट 16वीं शताब्दी के आसपास था, वहीं प्लूरलिस्ट थियरी का टाइम पीरियड है अराउंड 20th सेंचुरी। कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक आइडियाज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है और इसीलिए इसने सॉवरेनिटी को एक नए तरीके से प्रेजेंट किया है।
एक पॉइंट मैं यहाँ बाय मिस्टेक स्किप कर गई हूँ, एंड दैट इज स्टेट कैन नॉट इन्फोर्स इट्स विल इन प्रैक्टिस। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट, अगर एक स्टेट को दूसरे ग्रुप्स और एसोसिएशन से ऑपोजिशन मिलता है तो ऐसे केस में वो अपनी विल या इच्छा को इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। स्टेट अपनी विल को तभी इन्फोर्स कर सकती है अगर बाकी सभी ग्रुप्स इस बात से अग्री करते हो तो फॉर एग्जाम्पल एक लॉ स्टेट द्वारा तभी इन्फोर्स किया जा सकता है जब बाकी सभी एसोसिएशंस और ग्रुप इस फेवर में हो, उस लॉ के फेवर में हो। तो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्लूरलिस्ट थियोरी ऑफ सॉवरेनिटी के। लेकिन प्लूरलिस्ट थियोरी को भी क्रिटिसाइज किया गया है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म यही है कि जो इसका बेसिक आइडिया है, इससे सोसाइटी में केओस और अनार्की आ सकती है। अगर सॉवरेनिटी अलग अलग एसोसिएशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो इससे जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो ही अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हर ग्रुप अपने आप को सुप्रीम मानने लगेगा क्योंकि हर एसोसिएशन या ग्रुप अपनी मर्जी चलाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच सोसाइटी में केओस और अनार्की आ जाएगी। एक स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस हो जाएगी जो कि सोसाइटी के लिए ही खतरनाक होगी। ऑल्सो स्टेट को एक एसोसिएशन मानना अमंग वेरियस एसोसिएशंस इज नॉट राइट। ये बाकी एसोसिएशन से सुप्रीम है। आफ्टर ऑल स्टेट के अंडर ये एसोसिएशंस काम करती हैं या फंक्शन करती हैं। हम कैसे इन्हें स्टेट से इक्वल मान ले? इसके अलावा अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो इस थियरी की वजह से एक और प्रॉब्लम इमर्ज हो सकती है, और वो क्या? क्योंकि हर एसोसिएशन के पास सॉवरेनिटी होगी, बट रियलिटी में ये होगा कि कुछ ग्रुप्स हमेशा दूसरे ग्रुप से सुपीरियर होंगे। लाइक हो सकता है कि जो बिजनेस एसोसिएशंस हैं वो लेबर यूनियन से सुप्रीम हो। तो ऐसे में क्या होगा कि जो एसोसिएशन ज्यादा पावरफुल है उनकी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो जाएगी ऐसे ग्रुप्स पर जो कि लेस पावरफुल हैं या वल्नरेबल हैं। और इससे कौन सी सिचुएशन इमर्ज हो जाएगी? माइट इज राइट वाली। जो पावरफुल है वो अपनी मर्जी चलाएगा। तो जिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी के अगेंस्ट थे, वैसी ही कुछ सिचुएशन तो यहां होती दिख रही है क्योंकि कुछ ग्रुप्स ज्यादा पावरफुल हो गए हैं देन दी अदर्स। तो ये थे कुछ क्रिटिसिज्म्स इस थियरी के। लेकिन प्लूरलिस्ट थियरी की सिग्निफिकेंस भी है। सबसे पहले तो ये सॉवरेनिटी का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट पेश करती है जो कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी को ध्यान में रखकर दी गई है। ये नहीं चाहती कि स्टेट अथॉरिटेरियन या डिक्टेटोरियल बने, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉवरेनिटी को सपोर्ट करती है। ऑल्सो ये इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देती है ओवर द स्टेट, विच इज अ गुड थिंग। ये इस बात को रियलाइज करती है कि एक सोसाइटी में डिफरेंट एसोसिएशंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इंडिविजुअल्स को उनके इंटरेस्ट फुलफिल करने में उनकी मदद करती है। Also, it is in accordance with the concept of political sovereignty as well as popular sovereignty also. ये वैसे तो मैं टाइप्स ऑफ अथॉरिटी वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पॉपुलर सोवरेनिटी इज द सोवरेनिटी ऑफ द मासेस। ये कहती है कि सोवरेनिटी का आधार लोग होते हैं। इट रिसाइड्स विद द पीपल, नॉट द रूलर। तो ये ऐसी सोवरेनिटी हैं जो इंडिविजुअल्स को इंपॉर्टेंस देती हैं। दैट्स वाई जो प्लूरलिस्ट थियरी है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद दिस टाइप ऑफ सोवरेनिटी। ये डिसेंट्रलाइजेशन को भी सपोर्ट करती है। ये कहती है कि पावर और अथॉरिटी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे उसका मिसयूज हो जाता है। दैट्स वाई अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लूरलिस्ट थियरी ऑफ सोवरेनिटी। एंड दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक टुडे, जहां पर हमने इन दोनों थियरीज को समझा। एक सोवरेनिटी को सुप्रीम मानती है, इनडिविजिबल मानती है, इनएलिएनेबल मानती है, एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड मानती है। वहीं दूसरी थियरी जो कि है प्लूरलिस्ट थियरी, वो डिवाइडेड सोवरेनिटी को सपोर्ट करती है, दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस एसोसिएशंस। तो होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।